Please solve this one. And when you're done, please let me know, okay? Are you solving? Yes, sir. Okay. So in the first part, Yes. potential difference does not divide in the parallel circuit. Yes. So the bulb, the fused bulb will not affect the other bulb. Okay. Okay, yes, sir. So can you explain me the second part? Yes, why not? Okay. So let me record this now also. Okay. So Sir, third part is coming 13.5. that part is coming 13.5 now. Yes, sir. Okay. I just didn't understood the second part. Okay, but wait a minute. Let me explain you.
So let's start, dear students, today's question, and that is question of the day. Wait a minute, Nishka. एक मिनट बेटा. बाकी सारे कर लिए आपने? ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. तो okay, hello dear students, today's question of the day is let's discuss the questions of the day. इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया है आज का, और आज इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक सर्किट डायग्राम जिसमें B1, B2 और B3 बल्ब आपको गिवन है. वो आइडेंटिकल बल्ब है. मींस आइडेंटिकल बल्ब का मतलब हुआ कि सारे बल्ब जो हैं वो सेम रेजिस्टेंस के हैं, या सबकी पावर सेम है, ऐसा बोल सकते हो. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि तीनों बल्ब सेम है, और यहाँ पर आपको एक एम्पियर मीटर इस वाले उसमें दिया हुआ है, और एक एम्पियर मीटर आपको यहाँ गिवन है, और एक एम्पियर मीटर आपको यहाँ गिवन है अलग अलग, और एक मेन एम्पियर मीटर गिवन है आपको. मतलब इसमें 4 एम्पियर मीटर आपको गिवन है. और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है कि व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ द बल्ब व्हेन द टू बल्ब्स गेट फ्यूज. अगर मतलब अगर हमारे पास B1 बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो बाकी के 2 बल्ब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वो डिवाइड नहीं करता है. वैसे भी पैरेलल में आपको पता है कि सीरीज में सर्किट ब्रेक कर जाता है, लेकिन पैरेलल में अगर यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाए, सपोज कीजिए कि ये बल्ब फ्यूज कर जाता है, तो फ्यूज होने पर क्या होगा. फ्यूज होने पर सिंपल मैं बोलूँ तो फ्यूज होने पर सिंपल ये एलिमेंट ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने पर क्या होगा, लेट सपोज ये इस तरह से ब्रेक कर गया. ठीक है. तो यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन आगे नहीं पहुंच पाएगा. तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि बल्ब 1 और बल्ब 2 और बल्ब 3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वो ग्लो करेंगे, जैसे ग्लो कर रहे थे वैसे ही ग्लो करेंगे. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट हैपन टू द रीडिंग ऑफ एम्पियर मीटर 1, एम्पियर मीटर 1, 2 एंड 3 व्हेन एंड एम्पियर मीटर A व्हेन द B2 गेट फ्यूज. अगर बल्ब सेकंड बल्ब फ्यूज हो जाता है तो फिर एम्पियर मीटर की रीडिंग पर फर्स्ट पर, सेकंड पर और थर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मेन उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले तो मान लेते हैं हम लोग सेम बल्ब है, तो सबकी रेजिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं कि ये बल्ब भी हमारे पास, ये वाला बल्ब भी हमारे पास R रेजिस्टेंस का है, ये वाला बल्ब भी R रेजिस्टेंस का है, ये वाला बल्ब भी R रेजिस्टेंस का है. ओके. तो चलिए देखते हैं. तो अगर इस बार आपका B2 बल्ब यानी सेकंड पार्ट में आपका B2 बल्ब फ्यूज हुआ है, और B1 बल्ब और B3 बल्ब अभी भी वर्किंग है, B2 बल्ब गेट फ्यूज बाकी. ठीक है. तो जाहिर सी बात है अगर B2 बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा तो एम्पियर मीटर में करंट, एम्पियर मीटर 2 में रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें करंट जाएगा ही नहीं. क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है I, सपोज कीजिए यहाँ से I करंट गया, तो वो यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा. लेट इट इज I1 एंड I2 में डिवाइड कर गया. अब ये I2 करंट फर्दर डिवाइड करेगा, I3 मान लेते हैं, एंड I4 में डिवाइड करेगा. इस तरह से इनका डिविजन होता है. तो अगर अगर हमारे पास B2 बल्ब फ्यूज कर गया, यानी यहाँ से ये ब्रेक कर गया एलिमेंट, तो इसमें करंट जाएगा नहीं. तो हम बोलेंगे कि A2 सर्किट में करंट, A2 में करंट जाएगा ही नहीं. ठीक है. A2 में करंट नहीं जाएगा. तो हम बोलेंगे कि एम्पियर मीटर 2 की जो रीडिंग होगी वो 0 हो जाएगी, उसमें करंट नहीं जाएगा. अच्छा, जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग, अब हमसे पूछा गया है कि A1 की और A3 की और ए की रीडिंग बतानी है हम लोग को. ए की रीडिंग बतानी है कि कितना रीडिंग होगा. ठीक है, टोटल. सो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास R रेजिस्टेंस का है. ठीक है. मान लेते हैं हमारे पास ये R ओम का बल्ब है, ये भी R ओम का बल्ब है, और ये भी R ओम का बल्ब है. ठीक है. लेकिन अभी इसमें करंट तो जा नहीं रहा. तो अभी हमारे पास सर्किट तुम ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक बल्ब यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा बल्ब हमारे पास यहाँ पर है, और उसमें करंट जा रहा है. ठीक है.
ये हमारे पास मेन एम्पियर मीटर की रीडिंग हो गई, सॉरी नीचे, और नीचे हमारे पास यहाँ पर 4.5 वोल्ट की बैटरी है, 4.5 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर हमारे पास एम्पियर मीटर, एक एम्पियर मीटर यहाँ पर है, और ये वाला मैंने हटा दिया है B2, ये हमारे पास A3 है और ये हमारे पास A1 है। तो ये R ओम का है, ये भी R ओम का है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सो यहाँ पर आप देखोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में कितनी होती है? अगर दो सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N, R ईच अपॉन N होती है पैरेलल में। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि दैट वुड बी R, हर एक रेजिस्टर जो है वो R ओम का है बल्ब, क्योंकि सेम पावर का बोला गया अपॉन 2, यू विल गेट दैट इज R/2। तो रेजिस्टेंस हमारे पास R/2 हो गई है, ठीक है, R/2 हो गई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज ये भी गिवन है कि व्हेन ऑल द थ्री बल्ब, जब तीनों के तीनों बल्ब ग्लो करते हैं तब 3 एम्पियर करंट रिकॉर्ड होता है बाय एम्पियर मीटर ए। तो यानी कि 3 एम्पियर मीटर ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले वाला, यानी कि सबकी रेजिस्टेंस कितने कितने ओम का होगा। जरा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अभी हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो गिवन है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालनी है। पहले कितनी है, ठीक है, आपको करंट जो नेट ए एम्पियर मीटर में जो करंट गिवन है वो 3 एम्पियर करंट गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी पूरा टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 4.5 वोल्ट। सो आप आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, आपके पास होता है कितना? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। तो V आपको गिवन है कितना? 4.5 अपॉन 3, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 4। ये आपके पास आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द 3 बल्ब। जब 3 बल्ब हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन 3 बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है टोटल? दैट इज आर इक्विवेलेंट इज 4.5 ओम, ठीक है, समझ आया? उसके बाद ये हमारे पास 4.5 ओम यानी, ठीक है, ये पूरी टोटल है, हर एक बल्ब कितनी नहीं है, 1.5 ओम जो है वो हर एक बल्ब की नहीं है, टोटल आर इक्विवेलेंट आई, यानी टोटल तीनों बल्ब कितनी है। तो अब आपको पता है कि सब सेम है, यानी ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम का है। तो आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है आर ईच डिवाइडेड बाई एन। तो यू नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1.5 आर ईच अपॉन एन, कितने हैं? 3 रेजिस्टर्स है, 1 2 3। तो 3 रेजिस्टर्स अगर हमारे पास है तो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो यू विल गेट आर ईच इज इक्वल्स टू 4.5 ओम। यानी हर एक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 4.5 ओम है, हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस 4.5 ओम है। तो अगर यहाँ पर एक एम्पियर मीटर A1 लगा हुआ है, यहाँ पर एम्पियर मीटर A2 लगा हुआ है, और यहाँ पर एम्पियर मीटर A3 लगा हुआ है, और नेट एक हमारे पास A यहाँ पर लगा हुआ है। सो अगर हमारे पास A1, A2 और A3 लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी A1 में जब तीनों बल्ब सही से ग्लो कर रहे हैं तब सबकी रीडिंग कितनी आएगी? तो आपको पता है कि ये हमारे पास 4.5 ओम का है और सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम जा रहा है, दैट इज 4.5 ओम वोल्ट। तो हम निकालेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है, समझ आया? सो अभी आप निकालेंगे यहाँ पर कि आई नेट, आपके आई कितना आ जाएगा? आई इस बल्ब का मतलब हर एक बल्ब का, या मैं I1 निकाल लेता हूँ, I1 विल बी इक्वल्स टू V तो सब में सेम ही होगा और R भी सब में सेम है। सो यू विल गेट 4.5 अपॉन 4.5, यू विल गेट 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट इसमें आएगा, 1 एम्पियर करंट इसमें आएगा, 1 एम्पियर करंट इसमें आएगा, तो टोटल तीनों का मिलाकर के 3 एम्पियर करंट इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब सपोज कीजिए कि ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये बल्ब मान लेते हैं कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब इसकी और इसकी रीडिंग कितनी होगी वो हम लोग को बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये वाला बीच वाला बल्ब अगर फ्यूज कर जाता है, इफ द सेकंड बल्ब गेट फ्यूज्ड, तो अगर सेकंड बल्ब हमारा फ्यूज कर जाएगा तो अभी आपको पता है कि पहले वाले बल्ब की रेजिस्टेंस तो वो तो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती, तो चेंज नहीं होगी, 4.5 ओम पहले वाले की, और थर्ड वाले की, बीच वाला हमारा ब्रेक कर गया, मान लेते हैं ये हमारा ब्रेक कर गया, तो इसमें तो जा ही नहीं रहा करंट, ये तो ब्रेक कर गया है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये ब्रेक कर गया, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये भी 4.5 ओम का है, ठीक है। अब आपको बताना है कि मान लेते हैं कि ये एम्पियर मीटर 3 है और ये एम्पियर मीटर 1 है और यहाँ पर एम्पियर मीटर A है, तो तीनों की रीडिंग पूछी गई है, A1 A3 एंड A की, A1 A3 एंड A की रीडिंग आपसे पूछी गई है। तो A1 की जितनी रीडिंग होगी उतनी ही A2 की भी A3 की भी रीडिंग होगी, लेकिन हम लोग निकालते हैं कितनी होगी।
तो 4.5 ओम इसका है, 4.5 ओम इसका है, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कितनी होगी? तो नेट रेजिस्टेंस बेटा कितनी होगी? नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा 4.5 ईच, दोनों की है, अपॉन 2, क्योंकि दो रेजिस्टर सब कनेक्टेड है, तो R ईच अपॉन 2 यू विल गेट 2.25 ओम, 2.25 ओम। सो अब नेट रेजिस्टेंस आपके पास टोटल इन दोनों की मिलाकर के 2.25 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस आपकी कितनी आ गई है? नेट रेजिस्टेंस या आर नेट भी आप निकाल सकते हो। अब जब एक बल्ब फ्यूज कर जाएगा तो अब नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी? आर नेट इज इक्वल टू 2.25 ओम। सो अब लेकिन 4.5 वोल्ट तो अभी भी बैटरी से जा रही है, तो 4.5 वोल्ट, तो आई नेट कितना हो जाएगा? आई नेट यानी टोटल पूरे सर्किट का करंट कितना होगा? तो आई नेट इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट। तो वी कितना है हमारे पास? 4.5 वोल्ट ही है। और आर हमारे पास कितना है बेटा? आर हमारे पास है आर नेट दिस इज 2.25, इसको कट करोगे तो यू विल गेट दी 2 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है। तो आई नेट आपके पास कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है अभी भी 1 एम्पियर इसका होगा और 1 एम्पियर इसमें आएगा, क्योंकि 2 एम्पियर करंट टोटल इसमें आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इसमें आ रहा है, दोनों सेम रेजिस्टर्स है। तो 1 एम्पियर करंट इसमें होगा, 1 एम्पियर इसमें होगा, और 2 एम्पियर इसमें होगा। तो सिंपल, अभी हमारे पास 1 एम्पियर इसमें है जितना पहले था, इसमें भी 1 एम्पियर है, और इसमें कितना है? 2 एम्पियर। सो पहले और तीसरे वाले की रीडिंग अभी भी, पहले भी सब में 1 एम्पियर था, लेकिन टोटल मिला करके 3 हो रहा था। अब कितना है? अभी भी 1 एम्पियर है, लेकिन अब टोटल यानी A2 की जो रीडिंग होगी अब वो सिर्फ 2 एम्पियर रह जाएगी। यानी ये सॉरी A1 ए मेन ए की जो रीडिंग थी पहले, जो 3 थी जब तीनों बल्ब काम कर रहे थे, अब कितनी हो जाएगी? सिर्फ 2। समझ आया? समझ आया? Sir, it's too confusing. टू टू कंफ्यूजिंग क्यों है बेटा? चलो दोबारा समझो, दोबारा समझो, ध्यान से समझना। इस ये बहुत ही सिंपल है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। चलो दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, दोबारा समझते हैं। देखो, अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है? अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि आपके पास एक बल्ब है और 3 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, और उन 3 बल्ब को आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करनी होगी, बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करनी होती है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? चलो देखते हैं अभी। एक मिनट बेटा। चलिए तनिष्का, चलिए हम लोग समझते हैं। ओके, ओके बेटा, ध्यान से समझना। चलो आप समझो ध्यान से। फिर से क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक बल्ब है, मतलब 3 बल्ब का सेट है, और 3 बल्ब के सेट में आपसे जो पूछा गया है, अलग अलग केसेस में जब एक बल्ब फ्यूज कर जाएगा तो तब कितना करंट होगा उसमें, जब मतलब सब ये पूछा गया है आपसे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे कैसे पूछा गया है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना बेटा। देखो, सबसे पहले आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये वाला तो क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है आपको, ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद है व्हाट वुड हैपन टू द रीडिंग A1 A2 एंड A3 में रीडिंग पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो A1 A2 की रीडिंग सेम रहेगी, A1 की रीडिंग सेम रहेगी, A2 की रीडिंग सेम रहेगी, सॉरी A3 की रीडिंग सेम रहेगी। दिस इज 3 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो 2 में तो जाएगा ही नहीं करंट, तो वो 0 हो जाएगी। ये तो पक्का पता है कि 2 में 0 हो जाएगी। बोलो। Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं। पहले आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? बड़ा कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे।
चलो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि B1, B2 एंड B3 आर आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। आइडेंटिकल बल्ब होते हैं तो हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R है, इसकी भी रेजिस्टेंस R है और इसकी भी रेजिस्टेंस R है, तीनों की रेजिस्टेंस R ओम है, मान लेते हैं। अच्छा, तो R ओम होगी तो तीन रेजिस्टेंस अगर R इक्विवेलेंट मतलब सेम रेजिस्टेंस के हैं तो उनकी R नेट कितना होगा? तो R नेट होता है R ईच पैरेलल में अपॉन N, N इज द नंबर कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। सो R ओम के तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो R नेट कितना आ जाएगा? दैट वुड बी R/3। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा ठीक है, अभी आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 एम्पियर आपको करंट, जब ये तीनों बल्ब ग्लो करते हैं तो तब 3 एम्पियर करंट होता है, यानी पूरे सर्किट में का जो करंट है वो 3 है, और पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 4.5 वोल्ट है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि R इक्विवेलेंट जो होता है, यानी R पूरे सर्किट का जो होगा वो बराबर होगा पूरे सर्किट का वोल्टेज अपॉन पूरे सर्किट का करंट, V इज इक्वल टू IR होता है फॉर्मूला। सो पूरे सर्किट का है 4.5 अपॉन पूरे सर्किट का जो करंट है दैट इज 3। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1.5 ओम। पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है पूरा 1 2 3 इन टोटल मिला करके जो इनका रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम है। ठीक है, अब 1.5 ओम है, ठीक है, तो उसको अब यहाँ पे रख दो वैल्यू कि आर नेट आपकी आर इक्विवेलेंट या आर नेट बात एक ही होती है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आर नेट आपका है 1.5, तो आप 1.5 इज इक्वल टू R/3, तो 3 को आप उधर ले जाइए तो R इज इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास? R ईच, यानी हर एक रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना होगा? 1.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 4.5 ओम, यानी आपका हर एक रेजिस्टर जो है वो 4.5 ओम का है। एवरी रेजिस्टर इज ऑफ 4.5 ओम। समझ आया ये? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपका एक बल्ब फ्यूज हो जाता है A2। जब A2 बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आपका A2 बल्ब फ्यूज हो गया है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपका करंट सिर्फ इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, बीच वाला बल्ब तो खत्म हो गया है ना, बीच वाला बल्ब तो जल ही नहीं रहा, वो तो बोल रहा है क्वेश्चन में B2 गेट फ्यूज, तो उसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो A2 की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अब B1 में A1 की रीडिंग और A3 की रीडिंग निकालते हैं, तो A1 मतलब इसका करंट कितना होगा? सो आपको पता है कि अभी आपके पास जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा वो 4.5 जाएगा और इसमें भी 4.5 जाएगा, और आपको इसका रेजिस्टेंस भी पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4.5 ओम है, सब 4.5 ओम के। सो अब मैं मान लेता हूं कि I1 जो करंट होगा वो होगा R1 जितना R है अपॉन सॉरी V1 अपॉन R1। ठीक है, सो I1 कितना है? I1 आपको निकालना है कि पहले वाले में कितना करंट जा रहा है? V1 तो सेम ही है, यानी 4.5 ही जाएगा, और R1 कितना है? वो भी 1.5, वो भी सेम है, तो कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 4.5 ही है, R1 भी 4.5 ही है, दोनों 4.5 यानी मैंने निकाला था ना यहाँ पे कि R ईच जो है वो 4.5 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? कट करोगे यू विल गेट 1 एम्पियर। आपका 1 एम्पियर करना है, यानी इसमें कितना करंट जा रहा है? अब 1 एम्पियर, पहले भी 1 एम्पियर जा रहा था, अभी भी 1 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से B2 में भी वही वैल्यू आएगी 4.5 अपॉन 4.5। 4.5 ओम का तो रेजिस्टर है और वोल्टेज भी 4.5 जा रहे हैं, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 यू विल गेट 1। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसमें इसमें कितना करंट होगा। अब आपको पता है कि आई नेट जो होगा, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I3। ठीक है, तो I1 कितना है? वो भी 1 एम्पियर है, I3 कितना आएगा? वो भी 1 एम्पियर आएगा, तो आई नेट कितना आया? दैट इज 2 एम्पियर, यानी कि आपके पास आई नेट यानी अब ए की जो रीडिंग होगी वो 2 एम्पियर शो होगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये हमने निकाल दिया, ये हमने सबके निकाल दी, इसमें 0 होगी, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, लेकिन इसमें 2 एम्पियर होगी, पहले इसमें 3 थी। ओके, जब तीनों बल्ब काम कर रहे थे। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मच पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो टुगेदर। जब तीनों बल्ब ग्लो करेंगे तब कितनी पावर आएगी? तो पावर जो होती है, पावर इक्वल्स टू टोटल पावर जो होती है V नेट इंटू आई नेट होता है, P नेट।
तो P V कितना है आपके पास, V आपके पास है 4.5 इंटू I कितना है 3, यू विल गेट कितना आ जाएगा बोलो 1.5 13.5 into वॉट, समझ आया? yes sir, गॉट इट, या अभी भी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लग रहा है? so I got it. सही है, समझ आया? सैयद, सैयद क्लास में हो? यस सर, समझ आया? यस सर। ओके, चलो आज टाइम तो मतलब आज कार्बन्स का बॉन्ड क्या है कंटिन्यू करें, तो एक काम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं फिजिक्स के ही, ठीक है, इसी तरह के, ताकि तुम्हें रिवीजन हो जाए, काफी दिन से नहीं किया है कार्बन्स कंपाउंड को, देख लेंगे अभी अगली क्लास में। चल तो वही रहा था खैर, लेकिन जब हमने रिवीजन लेना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए चैप्टर को। सो मैं अभी निकालता हूँ क्वेश्चंस। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, डू दिस क्वेश्चन। ध्यान से, आर यू कैलकुलेटिंग? क्यों भाई? तनिष्का एंड सैयद, आर यू कैलकुलेटिंग? यस सर। Sir, can you explain? व्हाई नॉट बेटा, व्हाई नॉट। सो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो अभी आपको गिवन है क्वेश्चन में कि एक वायर है जिसको आपने स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करने पर क्या होता है बेटा? if there is a wire and if you have stretched it,
आपने उसको क्या कर दिया, स्ट्रेच किया है। तो स्ट्रेच करने पर क्या होगा बोलो, स्ट्रेच करने पर क्या चीज कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना। तो वॉल्यूम वाला मैंने एक आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था। वॉल्यूम होता है हमारे पास R इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और रो हमेशा फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है जब किसी एक वायर का को आपने 1 मीटर लंबा लिया हो, मींस द लेंथ ऑफ दैट वायर इज 1 मीटर and the area of cross section is also 1 meter square. So in that case, the resistance offered that by that wire is called resistivity. So that is fixed and that we have that is fixed. Okay, उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। So resistivity हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसकी लेंथ भी चेंज होगी, उसका एरिया भी चेंज होगा, क्योंकि आपने उसको स्ट्रेच किया है। तो स्ट्रेच करने पर वो थिन भी होगा ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट रहती है उसकी, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। सो हम लोग क्या करते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए। अगर हम लोग नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया यानी होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही सिलेंडर का एरिया होता है। एल इज द हाइट और लेंथ, कुछ भी समझ सकते हो, सॉरी। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर आप करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आपने पढ़ा भी होगा। सो यू कैन राइट रो एल स्क्वायर बाई बी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस व्हेन द वायर इज स्ट्रेच, जब वायर इसको स्ट्रेच किया गया हो और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्योंकि स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। दोनों चीजों में फर्क है। अगर मैंने वायर को डबल किया तो डबल करने का मतलब होगा मैंने मार्केट से एक वायर लेकर आया और उसके आगे मैंने उसको जोड़ दिया तो ये डबल हो गया, डबल टू इट्स लेंथ, डबल टू इट्स लेंथ, डबल ओवर इट्स लेंथ। डबल ओवर इट्स लेंथ मतलब होता है ऐसे करके आपने उसको ऐसे ही कर दिया, मतलब ऐसे ऊपर कर दिया, तो वो डबल ओवर इट्स लेंथ होता है। उस केस में भी वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि आपने वायर को स्ट्रेच किया और वो भी कितना, 25%। तो जब वायर को आप स्ट्रेच करेंगे R इज इक्वल टू आपके पास होगा रो एल स्क्वायर बाई वी, ध्यान समझना। और ये मान लेते हैं ये इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं ये। और R डैश कितना होगा, आपने 25% लेंथ को इंक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है 25% लेंथ को इंक्रीज करोगे तो न्यू लेंथ कितनी आएगी, तो 25% ऑफ L हैज बीन इंक्रीज। तो इसका मतलब हो गया अब नई लेंथ जो है वो 125% हो गई होगी। बोलो होगी नहीं होगी? 100% तो L है ही पहले से, प्लस 25% और इंक्रीज कर दिया तो अब कितना होगा, तो न्यू लेंथ विल बी 125%। यू कैन राइट इट 125 डिवाइडेड बाय 100 इनटू L। व्हेन यू कट इट यू विल गेट 5/4 L। समझ आया ये बात? ये बात समझ आई कि जब आप किसी भी चीज का 25% इंक्रीज करते हैं तो नया जो होगा वो 125% हो जाएगा टोटल मिलाकर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 200 रुपीज का 25% इंक्रीज किया, सो 200 रुपीज का 25% होता है 50 रुपीज। 200 रुपीज का 25% होता है 50 रुपीज। तो आपके पास अब कितने रुपीज हैं, आपके पास 250 रुपीज हो जाएंगे। तो 250 रुपीज इज एक्चुअली 200 प्लस 50, तो 100% तो ये पहले से है, प्लस 25% ये रहा, तो 125% हो जाएगा। समझ आया? बोलो हाँ कि नहीं? ओके। तो अभी हमारे पास है R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो, L कितना है हमारे पास, L जो है दैट इज L स्क्वायर बाई वी। तो यू कैन राइट इट L, अब हमारे पास नया L है 5/4 L, और यहां पर स्क्वायर नहीं करना, इसका होल स्क्वायर करना है, ओके, क्योंकि अब इतना हमारे पास L था उसका स्क्वायर किया अपॉन V। तो यू कैन राइट R इज इक्वल टू रो 25/4 L स्क्वायर बाई V। नाउ टेक द 25 to decide, तो you will get 25/4 रो L square by V, and this is the original volume, sorry original resistance. So you can write R dash, नई resistance जो होगी हमारे पास, that would be 25/4 into original R। ये आपके पास नई रेजिस्टेंस है, ये न्यू रेजिस्टेंस कि 25/4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, मतलब इतनी होगी। तो आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, आपको निकालना है कितना परसेंट इंक्रीज, बाय व्हाट परसेंट द रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया। तो पहले आप क्या करेंगे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का निकालेंगे, कितना रेजिस्टेंस अब है इंक्रीज, ये तो अब है, इतना रेजिस्टेंस अब है, तो इंक्रीज कितना होता है, इंक्रीज होगा हमारे पास जितना अब है
यानी 25/4 माइनस करेंगे इसमें से आप जो आपका ओरिजिनल था, यानी R आपका ओरिजिनल था. सो यू विल गेट, कितना आ जाएगा आपके पास व्हेन यू टेक द एलसीएम. ठीक है, सो दैट वुड बी, कितना होगा बोलो, 4. बोलो कितना आएगा बेटा, 25R माइनस, बोलिए, -4R, तो यू विल गेट 21R/4. ये आपका इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस आया. समझ आया? Yes, sir. पक्का? अच्छे समझ आया? Yes, sir. इतना आपका इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया. तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंक्रीज जितना हुआ होगा वो, इंक्रीज जितना हुआ है वो अपॉन ओरिजिनल जितना था इनटू 100. दैट इज 21/4. R आपका इंक्रीज हुआ है अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था इनटू 100. दिस R will get cancelled out. You will get 21 into 100 upon 4. Can you cut it? Okay. So you will get 25. कहीं गलती कर दी क्या? छोटी सी कहीं मिस्टेक हो गई है, तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. इलेक्ट्रिक बाय स्टेज 25% बाय व्हाट परसेंट. अच्छा, व्हाट परसेंट इंक्रीज है? 25% आपने इंक्रीज किया है, तो L को इंक्रीज किया है. तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा, वैसे तो गलती तो नहीं हुई कहीं भी. रो L² ये फार्मूला होगा. तो अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा? दैट वुड बी दी 25% इंक्रीज किया गया है, तो 25% ऑफ L, फिर उसमें यानी 125L हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी आपकी. दैट वुड बी दी 5/4L. ठीक है, बिल्कुल सही. तो 5/4L आपका नया रेजिस्टेंस है, तो उसका 25 ओह माय गॉड, 5/4 था ना, तो मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया बेटा. यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि मुझे यहाँ पर भी क्या करना होगा, 16 करना होगा. ओके, ये भी मुझे क्या करना होगा, 16 करना होगा. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप ओपन करेंगे 25/16, तो पूरा ये भी 16 हो जाएगा. अब पूरा गड़बड़ हो गया यहाँ पे. चलो कोई नहीं, सिली मिस्टेक थी. मतलब नीचे का 4 है ना, उसका भी स्क्वायर करना था. ओके, सो अब आपके पास नए रेजिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ पे आपने लिखेंगे तो यू विल गेट 16. अब एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 16. 25/R माइनस 16R, तो यू विल गेट 9R/16. समझ आया? ये आपके पास इंक्रीज आ रहा है. तो न्यू R आपके पास कितना, इंक्रीज परसेंट कितना होगा? तो यू कैन राइट इंक्रीज परसेंट इज इक्वल्स टू 9/16, 9/16 R upon original R into 100. R से R cancel, 9/16 into 100. So when you cut it, you will get 4 से आप इसको कट कर लीजिए. So 900 को या तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 25 की 9 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करके 56 पॉइंट समथिंग परसेंट आपका आंसर आएगा. समझ आया? Yes, sir. 25 आ जाएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हुए 225 डिवाइडेड बाय 4. ओके, so you will get 56 point something percent आएगा. Okay, got it? 125 आएगा शायद से, 56.625%. ओके, 625%, ये इतना इंक्रीज होगा. गॉट इट? समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो. एक क्वेश्चन ये रहा नया. This propeller craft is
डन बेटा हुआ? दिलिशा, तनिष्का हुआ बेटा? डन? So the first part, calculate the resistance of the electric lamp. It's 5. ohm. Yes, sir. And the rest I can't do it. ओके बेटा, चलिए मैं हेल्प करता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इट इज बीइंग गिवन टू यू कि आपके पास एक एम्पियर का बल्ब है, करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज ऑफ सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर ऑफ 10 ओम। यानी आपके पास एक एम्पियर करंट फ्लोज कर रहा है सीरीज के सर्किट में, जिसमें एक लैंप है और एक कंडक्टर है। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, कंडक्टर ऑफ 10 ओम। तो कंडक्टर का जो है वो आपको कितना गिवन है बेटा? कंडक्टर जो आपको गिवन है दैट इज 10 ओम का है। लैंप आपको नहीं पता, मतलब इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस आपको लिखानी। तो मान लेते हैं ये 10 ओम है और इसके अक्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लोज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लोज करेगा, इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लोज करेगा। ये तो बात पता है ना आपको? क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है और ये 20 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं इसके साथ 1 एम्पियर करंट फ्लोज करता है और इसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है, R है, R ओम है। सो अभी आपको बताना है व्हेन कैलकुलेटेड 20 कनेक्टेड टू 20 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप। सो आपको पता है कि R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट वो कितना होगा बेटा? R इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी R प्लस 10 ओम होगा कि नहीं होगा बोलो? सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होगा? मान लेते हैं ये R ओम का रेजिस्टर है और दूसरा इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो 10 ओम का है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो R प्लस ये होता है ना, जितना भी होता है पता है ना, तो R इक्विवेलेंट। अब आपको पता है कि I इज इक्वल टू होता है, I नेट जो होता है वो इक्वल होता है V नेट अपॉन R नेट। अब I आपको गिवन है 1 एम्पियर, V कितना है 20 वोल्ट और R नेट आपका कितना है R प्लस 10 ओम। तो ये पूरा ब्रैकेट उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो यू विल गेट R प्लस 10 ओम इज इक्वल टू 20, मतलब 10 हटा दीजिए यहाँ से भी, फिलहाल तुम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ओम हटा दीजिए। ओके, सो आपके पास जब R आएगा तो ये उस तरफ जाएगा माइनस करने, तो यू विल गेट R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? 20 माइनस 10 यू विल गेट R इज इक्वल टू 10 ओम। तो आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस कितनी आई? 10 ओम। अब कह रहा है कि नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक रेजिस्टेंस 5 ओम की इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दी गई है ऐसे, ये 5 ओम का है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट चेंज इफ एनी द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम कंडक्टर, यानी जो 10 ओम कंडक्टर है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, गिव इट। क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस में और जो करंट है, ठीक है, कंडक्टर में, क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 5 एम्पीयर कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर दी गई, व्हाट चेंज इफ इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर दैट इज 10 ओम। 10 ओम का जो कंडक्टर है, क्या उसके अंदर कोई चेंज आएगा? पहले तो ये देखना है हम लोग को, ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? तो चलो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा था, पहले हम लोग चेक करते हैं। पहले इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा अच्छे से एक स्लाइड ले लेता हूँ। और मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें पहले अब हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये 10 ओम आया है आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस, और इसकी भी 10 ओम है, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ। अभी ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, तो ये यहाँ पर ऐसे एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है जो कि 20 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है। इसमें करंट कितना जा रहा था? 1 एम्पियर, तो इसमें भी 1 एम्पियर करंट जाएगा, 1 एम्पियर। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V कितना है आपका निकालना है, I आपको 1 एम्पियर जा रहा है और रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की आपको 10 ओम दे रखी, तो 10 वोल्ट आपका आ गया उसके अंदर, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि इन दोनों के अक्रॉस सीरीज में 5 एम्पियर का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। 5 एम्पियर का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा तो फिर 5 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट हो गया। अब 5 ओम का रेजिस्टर अगर कनेक्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसमें कितना करंट होगा? तो पहले आप R इक्विवेलेंट निकालिए। R इक्विवेलेंट आपके लिए आप R नेट कितना आ जाएगा? आप R इक्विवेलेंट
तो आपको पता है कि ये 10 और 10 मिलकर के 20 ओम हो जाएंगे, 20 ओम, और एक उसके साथ 5 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, 5 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, और ये 20 ओम का रेजिस्टर है। तो उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/5। तो यू कैन गेट 5 4 into 4। सो यहाँ पर आपके पास ये भी 20 नीचे, तो 20/4 प्लस 1 5। तो यू कैन कट 1/4 1/R इक्विवेलेंट। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 4 ओम। तो यानी इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम अब है। समझ आया? Yes, sir. 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट टोटल कितना होगा? ठीक है, करंट तो आई नेट निकालेंगे हम लोग। आई नेट इज इक्वल्स टू आपका होगा दैट इज वी नेट अपॉन आर नेट। तो वी कितना है, 20/4 आर नेट आया है आपका, दैट इज, तो यू विल गेट 5 एम्पियर। तो अब करंट टोटल कितना है, 5 एम्पियर, दैट इज 5 एम्पियर। तो अब टोटल करंट 5 एम्पियर है, तो पूरा का पूरा 5 एम्पियर ना ही तो इसमें जाएगा ना इसमें, क्योंकि सीरीज में तो यहाँ तक तो 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ भी 5 एम्पियर है, लेकिन अब डिवाइड करेगा इसमें भी और इसमें भी। तो कम रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये 20 ओम है, तो ज्यादातर करंट इसमें जाएगा जिसमें जिस तरफ कम रेजिस्टेंस होती है, सो उसमें जाएगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि अभी हमारे पास, मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट 5 एम्पियर है, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। तो कैसे जाएगा, इस वाले रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा वो हम लोग को चेक करना है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों पैरेलल में, इसमें भी 20 वोल्ट जाएंगे और ऊपर वाले में भी 20 वोल्ट जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें 20 वोल्ट गए, इसमें 20 वोल्ट करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में बराबर जाएगा ना, इसमें भी जाएगा, मतलब ये 20 ओम मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों को मिला करके 20 ओम। तो 20 ओम में मतलब ये वाले रेजिस्टर में, यानी इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। सो मान लेते हैं कि हमारे पास आई कितना जाएगा, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी हमारे पास कितना है, दैट इज 20 वोल्ट, और आर कितना है, यहां से हम लोग लेंगे बेटा 20, दैट इज 20 हो जाएगा, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट मानना पड़ेगा, 10 नहीं मानेंगे आप, 20 मानेंगे। सो आपका आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें जाएगा, और इसी तरह से टोटल मिला करके 5 एम्पियर था, तो 4 एम्पियर इसमें जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि 4 एम्पियर कैसे जाएगा। I2 जो होगा, ये मान लेते हैं ये I1 है, इस तरफ जाने वाला करंट I1 और ऊपर जाने वाला I2। तो I2 कितना होगा, 5, दैट इज 20 वोल्ट अपॉन 5, यू विल गेट 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसमें आएगा, ठीक है। ये V अपॉन R, तो V इसके क्रॉस वो तो 20 ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, और R कितना है 5, तो 4 एम्पियर आएगा, दोनों का मिला करके 5 एम्पियर हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब 20 ओम आपका ये रेजिस्टर 20 ओम है, आपका ये रेजिस्टर 20 ओम है, ये तो 5 ओम है इस तरफ, और यहाँ पर आपका 20, जिसमें से एक 10 ओम ये रहा, एक 10 ओम ये रहा। अगर मैं इसको 1000 भी रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तब भी सब में 1 एम्पियर ही जाएगा, इसमें ही 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो अगर मेरे पास इन दोनों को मिला करके मैं 20 लिख दूं, तभी भी बात एक है, और चाहे तो मैं इन पे 10 करके लिख दूं, 10 ओम 10 ओम, तो तब भी 1 एम्पियर इसमें जाएगा, 1 एम्पियर इसमें जाएगा, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो 1 एम्पियर इसमें भी जाएगा, तो पहले भी इसमें 1 एम्पियर जा रहा था, अभी भी 1 एम्पियर जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है दोनों का, और करंट भी सेम है। समझ आया? Yes, sir. समझ आया? ओके ओके, गॉट इट? Yes, sir. ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, Thank you, sir.